हाँ तो चलो आज से आप लोग को 9th का जो फिजिक्स है मतलब साइंस का पोर्शन एक भौतिक विज्ञान है, आज मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। आप लोग नोटबुक बना लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए भौतिक विज्ञान का। ठीक है ना, उसमें स्टार्टिंग से जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है स्कूल से व्हाट्सएप के माध्यम से, उसको आप उसमें लिखते रहिए और उसी चीज़ को मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। ठीक ना, जब कॉलेज खुलेगा तो आप लोग को और अच्छी तरह से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तब तक आप लोग इस प्रकार से पढ़ते रहिए। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान मतलब कि जो विज्ञान आपको पढ़ना है उसमें एक पोर्शन है भौतिक विज्ञान, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, पहले तो भौतिक विज्ञान समझने से पहले हम समझ जाएं साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होता है, पहले तो हमें समझ लें। तो पहले विज्ञान की परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं ये चीज़ आप समझ दो। तो हम पहले विज्ञान बता देते हैं, विज्ञान क्या है। ठीक है ना, विज्ञान इसे इंग्लिश में बोला जाता है साइंस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? साइंस। ठीक है ना, पहले तो एक शब्द जो इससे ऊपर ऊपर ज्ञान आपको याद रखना है, ये याद रखना कि जो विज्ञान है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, एक बात। और अगर इसका शाब्दिक ज्ञान मतलब शाब्दिक मतलब निकाला जाए, शब्द का जो मतलब है या इसका विच्छेद किया जाए, तो आप इसे लिखोगे बी धन ज्ञान। बी धन ज्ञान, बी का मतलब विशेष और ज्ञान का मतलब जानकारी। जो ज्ञान लिखा गया इसका मतलब क्या होगा? जानकारी। ठीक है ना, तो इसका मतलब विज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ हुआ, अगर इन दोनों को कंपाइल करें तो इसका मतलब क्या हुआ? विशेष जानकारी। इसे आप क्या बोलोगे? विशेष जानकारी। ठीक, तो आप विज्ञान का मतलब बताओगे, शाब्दिक मतलब क्या है? विशेष जानकारी। किसके बारे में? तो डेफिनेशन यहीं से बता सकते हो, किसी भी विषय या वस्तु के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। किसी भी विषय या वस्तु के बारे में विशेष जानकारी, पर्टिकुलर नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। उसी को आप क्या बोलोगे? विज्ञान बोलोगे। ठीक ना, एक तो विज्ञान की ये परिभाषा होगी, और दूसरी परिभाषा क्या है उसको भी थोड़ा समझिए आप। ठीक ना, पहले तो याद रख लेना होगा विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो अक्षर इसमें आए हैं, एक यहाँ पर, एक ये है बी और एक दूसरा क्या है? ज्ञान। इन दोनों के संयुक्त रूप से मिलकर कौन बना है? विज्ञान। और इसका अपना एक मतलब होगा, बी मतलब विशेष, ज्ञान का मतलब जानकारी, इसका मतलब होगा विशेष जानकारी। तो किसी भी विषय या वस्तु के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। ये तो पहले डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन ये है कि आप विज्ञान में करते क्या हो? परीक्षण किया जाएगा, मतलब परीक्षण का मतलब ऑब्जर्वेशन। किसी चीज को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इसमें किस प्रकार के चेंजमेंट आ रहे हैं, उसका आप एनालिसिस करते हो, वही चीज कहा जाता है परीक्षण कर रहे हैं। है ना, उस पर मतलब कि सीरियस होकर के उस मैटर को हम समझने की कोशिश करते हैं, उसके पैटर्न को समझते हैं, किस प्रकार से चेंजमेंट हो रहा है, जो भी प्रक्रिया हो रही होती है उस घटना को समझते हैं। तो वही काम हुआ परीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना। और उसके बाद उस पर आप एक्सपेरिमेंट करते हो, प्रयोग करते हो। तो परीक्षण किया गया, प्रयोग किया गया, उसके बाद आपको एक नॉलेज प्राप्त, एक ज्ञान प्राप्त होता है। उस नॉलेज को, उस ज्ञान को भी आप क्या बोलोगे? विज्ञान कहते हो। तो ये भी कह सकते हो वह ज्ञान जो परीक्षण और प्रयोगों पर आधारित होता है उसे विज्ञान कहते हैं। दैट नॉलेज व्हिच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, दैट इज कॉल्ड साइंस। दैट नॉलेज, वह ज्ञान व्हिच इज बेस्ड ऑन, जो आधारित होता है ऑब्जर्वेशन मतलब परीक्षण पर, एंड एक्सपेरिमेंट और प्रयोग पर, दैट इज कॉल्ड साइंस। उसी को क्या नाम दिया गया है? साइंस नाम दिया गया है। ठीक ना, एक परिभाषा ये भी इसका हो गया। हम इस परिभाषा को यहाँ लिख दे रहे हैं कि दैट नॉलेज व्हिच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। उसी को आप साइंस कहते हो। ठीक ना, उसी का नाम क्या होगा? साइंस होगा।
अब यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं, जो साइंस एक शब्द है, हर एक शब्द की उत्पत्ति किसी ना किसी शब्द से हुई होती है। तो ये जो साइंस शब्द है, इसकी उत्पत्ति, इसका ओरिजिन, ये जन्म कहाँ से लिया, इसको समझ लेते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रारंभिक समय में, ठीक ना, जो यूनान देश के लोग थे, ठीक, वो ज्यादा बुद्धिजीवी हुआ करते थे, ठीक ना, वो ज्यादा बुद्धिजीवी हुआ। तो स्टार्टिंग में जो भी चीज विज्ञान में आई हैं, उन सभी में लगभग चीजों के बारे में जानकारी जो दिए हैं वो यूनानी लोग दिए, मतलब यूनान देश के लोग जो है वो दिए हैं, ठीक ना। और वो अपनी भाषा, जो उनकी भाषा है लैटिन भाषा, उस भाषा में उस चीज को उन्होंने बताया है, ठीक ना। तो जो साइंस है, इसकी उत्पत्ति समझ लेते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है, ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, जन्म, ठीक ना। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द है साइंटिया, एक शब्द है साइंटिया, SCIENTIA, साइंटिया। हाँ, एक बात और समझ लो, साइंस या फिर साइंटिया में जो यस है वो साइलेंट होता है। अगर आप यस को छोड़ भी दीजिए तभी साइंस आप पढ़ोगे, इतना पढ़िए तभी साइंस पढ़ोगे, इतना पढ़िए तभी साइंटिया पढ़ोगे। तो ये साइंस, इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू नो। टू नो मीन्स जानना। इसका अर्थ क्या होता है? टू नो मतलब कि इसका हिंदी मतलब क्या होगा? जानना। और जब कोई चीज आप जानोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक ना। अगर किसी चीज के बारे में आप कुछ जान रहे हैं, इसका मतलब आपको क्या प्राप्त होगा? ज्ञान प्राप्त होगा। इसका मतलब विज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो ज्ञान से है, आपके नॉलेज से है, ठीक ना। तो ये मतलब हो गया विज्ञान का। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुआ है, जिसका जनरल इंग्लिश में मतलब होता है टू नो, मतलब हिंदी में हुआ जानना, उसी को आप ज्ञान बोलोगे। अरबी भाषा में इसी को चाहे ज्ञान बोल लो, या अरबी भाषा में इसी को क्या बोलते हैं? इल्म कहा जाता है। इल्म का मतलब ही होता है क्या? ज्ञान। तो ये साइंस का मतलब हो गया, ठीक ना। और आगे आपको ये समझना कि जो साइंस है मतलब विज्ञान जो है, ठीक ना, ये डिपेंड करता है मानव के ज्ञान पर। विज्ञान का जो क्षेत्र होता है, एरिया ऑफ साइंस डिपेंड ऑन दी माइंड ऑफ द ह्यूमन, मतलब जो आदमी होगा उसके माइंड पर डिपेंड कर। जैसे जैसे इंसान क्रिएटिव होता गया, जागरूक होता गया, जिज्ञासु होता गया, मतलब किसी भी विषय वस्तु को देख करके उसके बारे में जानने की इच्छा इंसान की बढ़ती गई, वैसे उसे विज्ञान का क्षेत्र भी क्या होता गया? बढ़ता गया, ठीक ना। तो विज्ञान का क्षेत्र जो होता है मानव के ज्ञान पर निर्भर करता है। जैसे जैसे मानव का ज्ञान बढ़ता गया, विज्ञान का क्षेत्र भी साथ साथ इंक्रीज करता गया, वो भी बढ़ता गया। तो जब किसी का क्षेत्र बढ़ता जाता है, उसकी सुगमता के लिए, उसको आसान बनाने के लिए, ताकि अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा अच्छा रहे, अच्छी तरह से हमें चीजें समझ में आए, इसके लिए क्लासिफिकेशन किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये बात है, जिस प्रकार से परिवार में अगर कम लोग हैं तो संगठित होकर के एक साथ रहते हैं, लेकिन अगर परिवार की संख्या बढ़ रही है तो सब अपना अपना ग्रुप अलग बना लेते हैं, मतलब एक अलग हो जाएंगे, एक अलग हो जाएंगे, एक अलग हो जाएंगे। ऐसा क्यों? वो लोग अपना अपना विकास सोचते हैं, ठीक ना। तो उसी प्रकार से विज्ञान में भी है। तो विज्ञान का जब क्षेत्र बढ़ा तो अध्ययन को आसान करने के लिए इसका क्लासिफिकेशन किया गया, इसको वर्गीकृत कर दिया गया, क्लासिफाइड कर दिया गया। तो विज्ञान को जो प्रारंभिक समय में, प्रारंभ में जो इसको बांटा गया, क्लासिफाइड किया गया, वो उसको 3 भागों में बांट दिया गया, ठीक ना। 3 भागों में बांटा गया। जो 3 भाग इसके निकल कर सामने आए हैं, उनमें से पहला पार्ट जो है वो है भौतिक विज्ञान। जो पहला पार्ट है वो क्या है? भौतिक विज्ञान। उसे आप नाम दोगे क्या? भौतिक विज्ञान। और जो दूसरा पार्ट इसका है वो है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। और जो इसका तीसरा पार्ट है वो क्या है? जीव विज्ञान। ये 3 प्रकार के विज्ञान के 3 मुख्य शाखाएं हो गई। अगर विज्ञान को हम एक वृक्ष मान लें तो उस वृक्ष के 3 ये मुख्य डालियां हो गई, शाखाएं हो गई। जो भौतिक विज्ञान है इसको आप बोलोगे क्या? फिजिक्स कहते हैं इंग्लिश में। और रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री बोलेंगे, हाँ केमिस्ट्री बोलेंगे। और जो तीसरा है जीव विज्ञान, इसे बोलेंगे बायोलॉजी, ठीक, बायोलॉजी बोलेंगे, ठीक ना। ये 3 पार्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और
बायोलॉजी। ये विज्ञान की 3 मुख्य शाखाएं हो गई, 3 मुख्य भाग हो गए, ठीक ना। इतना आप लोग नोट करो, फिर मैं बताता हूँ आगे। चलो फिर देखते हैं इसमें। अब हम आपको बता रहे हैं कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, ठीक ना। भौतिक विज्ञान क्या होता है, इसी पर डिस्कशन होगा। तो चलो देखते हैं भौतिक विज्ञान के बारे में। भौतिक विज्ञान क्या है इसको समझते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान इसे इंग्लिश में बोलेंगे फिजिक्स। फिजिक्स तो इसकी परिभाषा क्या बताओगे। तो देख रहे हो विज्ञान की एक शाखा, विज्ञान के 3 शाखाएं निकले, उसमें से एक शाखा ये भी है। तो हर एक शाखा के अंतर्गत हर अलग अलग चीजों का अध्ययन किया है। कुछ चीज हैं इसमें आएंगी और कुछ चीजें हैं केमिस्ट्री में आएंगी, कुछ चीजें जो है बायोलॉजी में आएंगी। तो फिजिक्स में क्या आएगा वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ पहले। तो इसके अंतर्गत जो भौतिक विज्ञान है, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, द्रव्य का। मतलब द्रव्य क्या होता है, ठीक ना, मैटर, द्रव्य क्या होता है, ठीक। इसके बाद ऊर्जा, एनर्जी, इसे क्या बोलेंगे, एनर्जी। तो द्रव्य का, ऊर्जा का, और इनके जो बहुत स्वरूप होते हैं, और इन्हीं के स्वरूप जो होंगे, इनके जो स्वरूप है, इनके जो और पार्ट हैं, इनके जो और फॉर्म हैं, इनके जो और रूप हैं, उन्हीं का अध्ययन भौतिक विज्ञान में किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाएगा, द्रव्य का, और किसका, ऊर्जा का, और इनके विभिन्न स्वरूप। विभिन्न स्वरूप का तात्पर्य यह है कि जैसे द्रव्य है, इसके भी बहुत से अवस्थाएं होंगी, आप इसमें पढ़ोगे। ठोस क्या होगा, द्रव क्या होगा, हाँ, गैस। तो इनके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, इनके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, इनके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, और द्रव्य की और भी अवस्थाएं होती हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ। इस समय 6 अवस्थाएं द्रव्य की खोजी जा चुकी हैं, जिसमें 3 तो आपसे 3 से परिचित हो। हाँ, और जो चौथी अवस्था है, उस चौथी अवस्था का नाम होता है प्लाज्मा। चौथी अवस्था क्या होती है, प्लाज्मा होती है। और 5वीं अवस्था द्रव्य की क्या होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये द्रव्य की 5वीं अवस्था होती है। और जो 6वीं अवस्था है उसका नाम है फर्मी आयनिक कंडेंसेट, ठीक ना। ये द्रव्य की 6वीं अवस्था है। फिलहाल हमारा या आपका जो मतलब है केवल इसी पार्ट से होगा आगे, ठोस, द्रव और गैस। आगे चल करके मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूंगा, ये चीजें क्या हैं, कैसे इनके नाम बने हुए हैं, वैज्ञानिक के नाम से सब बने हुए हैं, ठीक ना। तो उनके बारे में आपको आगे बताऊंगा, अभी आपको बस इतना समझ लेना है, ठीक। और जो द्रव्य मतलब द्रव्य हो गया, उनके विभिन्न स्वरूप हो गए। ऊर्जा जो हो गया, ऊर्जा, उसके बहुत से स्वरूप। जैसे ऊर्जा में क्या होगी, आपको मिलेगी यांत्रिक ऊर्जा, जो यंत्रों के द्वारा कोई हम काम करते हैं किसी मशीन के द्वारा, तो ये यांत्रिक ऊर्जा जो होगी, उसका ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, यांत्रिक ऊर्जा हो गई। रासायनिक ऊर्जा हो गई, ठीक ना, रासायनिक ऊर्जा हो गई जो रसायन से प्राप्त होगी। वैद्युत ऊर्जा होगी, ठीक ना, वैद्युत ऊर्जा हो गई। ऐसे सब ऊर्जा के बहुत से स्वरूप हो गए, यांत्रिक ऊर्जा, रसायन ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ठीक ना, प्रकाश ऊर्जा। ये सब जो है ऊर्जा के स्वरूप है, ठीक। तो चाहे ये सब चीजें हों, चाहे ये सब चीजें हों, इन सभी का अध्ययन, इन सभी का स्टडी जहां आप करते हो, वही क्या होगा, भौतिक विज्ञान होगा। तो यही इसकी परिभाषा होगी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य का, ऊर्जा का एवं इनके विभिन्न स्वरूपों का, विभिन्न स्वरूप मतलब ये द्रव्य का, ऊर्जा का एवं इनके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसी का नाम क्या है, भौतिक विज्ञान है। अब एक एक करके हम समझ लेते हैं, द्रव्य क्या होता है और ऊर्जा क्या होता है, इनको भी समझ लेते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, इसको समझते हैं, ठीक ना। तो हम पहले आपको बता देते हैं द्रव्य क्या है। जो भी पार्ट द्रव्य होगा, अभी हम भौतिक विज्ञान में और बातें आपको बताएंगे, पहले हम द्रव्य समझ लें तब। भौतिक मतलब जो द्रव्य होगा, तो द्रव्य का मतलब ये होगा कि किसी भी वस्तु को हम द्रव्य कब बोलेंगे, जब उस वस्तु के पास क्या होगा,
द्रव्यमान होगा। क्या होगा? द्रव्यमान होगा। और वो क्या करेगा? स्थान घेरेगा, वो स्थान घेरेगा। ठीक ना, ये चीज होगा। उसने उसके पास कुछ द्रव्यमान होगा और क्या करे, वो क्या करेगा? स्थान को कवर करेगा, कुछ स्थान को घेर लेगा। ठीक ना, अगर ये दो चीजें उसके पास हैं, उस वस्तु के पास हैं, तो उसको हम क्या नाम देंगे? द्रव्य नाम देंगे। जैसे कि आप मार्कर को भी द्रव्य बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये अगर तौला जाए तो 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम कुछ तो होगा इसका वेट, इसका मास तो कुछ ना कुछ होगा। और अगर इसको आप यहाँ कहीं पर रखते तो उतने दूर का स्थान भी कवर कर लेगा। आपको अपने आसपास जो भी चीजें दिखाई भी दे रही हैं, वो सभी चीजें द्रव्य ही हैं। ठीक ना, वो चाहे ठोस के रूप में नजर आएंगे, चाहे द्रव के रूप में नजर आएंगे, चाहे गैस के रूप में नजर आएंगे, ये इन रूपों में आपको नजर आएंगे, लेकिन है तो सब द्रव्य जो आपको दिखाई दे रहे हैं आपके आसपास। ठीक ना, अब हवा भी होता है, ऐसा नहीं वो दिखाई नहीं देता, पर वो भी है। हवा मतलब एक प्रकार का गैस है। ठीक ना, तो जितनी भी गैसें होती हैं वो सभी तो गैस, मतलब हवा भी गैस का एक रूप है। वो चाहे दिखाई दे रहा हो चाहे ना दिखाई दे रहा हो, तो गैस में तो आ ही गया। ठीक ना, इसलिए वो भी द्रव्य का ही भाग हो गया। ठीक ना, तो ये तो हो गया आपका द्रव्य। जब इतना पार्ट आप द्रव्य के बारे में समझ गए, इतनी ये दो प्रॉपर्टी जरूर उस द्रव्य के अंदर होनी चाहिए कि उसमें द्रव्यमान होना चाहिए और वो स्थान घेरना उसको चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तभी हम उसको हम क्या बोलेंगे? द्रव्य कहेंगे। और द्रव्य जो होगा 3 रूपों में मिलेगा, एक ठोस के रूप में मिलेगा, एक द्रव के रूप में मिलेगा, एक गैस के रूप में मिलेगा। ठीक ना, उन रूपों के बारे में आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए कि ठोस क्या होता है, ठोस किसे बोलते हो, सॉलिड क्या होता है। ठीक ना, ठोस किसे कहते हैं? ठोस जो होते हैं एक द्रव्य का वह अवस्था होती है। ठोस जो होती है द्रव्य की वह अवस्था होती है। जैसे जानते हो द्रव्य के मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। तो जो ठोस अवस्था है ये द्रव्य की एक ऐसी अवस्था होती है जिसका आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन दोनों क्या होगा? डेफिनिट होगा। ठीक ना, दोनों क्या रहेगा? डेफिनिट होगा, मतलब कि निश्चित होगा। ठीक ना, इसका आकार और आयतन क्या होगा? दोनों निश्चित होगा। ठीक, एक चीज ये हो गया। आकार मतलब जैसे गोलाकार हो, वृत्ताकार हो, कुछ किसी न किसी आकार में ये रहेगा कि इसका एक निश्चित आकार होगा, एक निश्चित इसका आयतन होगा। ठीक ना, जो फिक्स्ड होगा, कभी चेंज नहीं होगा। ठीक ना, दोनों चीजें इसके निश्चित रहती हैं। साथ ही साथ इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है, इसमें बहने का गुण नहीं होता है। इसमें बहने का गुण नहीं होता। ये जहां पर रख दिए जाएंगे वो वहीं पर बने रहेंगे। ठीक ना, वो वहीं पर बने रहेंगे, इसमें बहने का गुण नहीं होता। अब ऐसा नहीं कि आप उसको ढलान पर रख दीजिए कोई चीज तो ठोस है या यही ऐसे ढलान पर यहाँ से लड़कते हुए यहाँ पर आ जाए, कहोगे तो इसमें बहने का गुण है। ये बहने का गुण जो इसके पास है इस आकृति के कारण आया है, जिस शेप पर रखा गया है इसका हम यहाँ पर जब ढलान पर रखोगे ग्रेविटी के कारण ये जो धीरे धीरे निचले बिंदु की तरफ आ जाएगा। ग्रेविटी कारण, गुरुत्वाकर्षण कारण ऐसा हो जाता है। ठीक ना, और आपको ये याद रखना है कि द्रव मतलब ठोस में बहने का गुण जो होता है वो नहीं पाया जाता है। 2 प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी ये आपको याद रखना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो ठोस होता है उसके वो जिन कणों से मिलकर के बना होता है, जिन अणुओं से, जिन कणों से मिलकर के वो चीज बना होता है। जैसे एक कण यहाँ पर, एक कण यहाँ पर, एक कण यहाँ पर, एक कण यहाँ पर, ये चीज ऐसे इसमें चाहे अभी आप अणु बोलिए, इनके अणुओं के बीच की जो दूरी होती है बहुत कम होती है। एक अणु यहाँ पर, दूसरा अणु उसके बहुत पास, तीसरा अणु उसके बहुत पास, मतलब एक अणु, दूसरा अणु, तीसरा, ऐसे अणु हैं इसके। तो अणुओं के बीच की जो दूरी होती है, जैसे यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है, तो अणुओं, 2 क्रमागत अणुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं अंतरा आणविक दूरी। अंतरा आणविक दूरी इसे बोला जाता है अंतरा आणविक दूरी। इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अंतरा आणविक दूरी। और जो अंतरा आणविक दूरी ठोस में होती है, मतलब यही चीज अणुओं के मध्य की जो दूरी होती है उसी को बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलेंगे। और सॉलिड में ये चीज बहुत कम होता है। ये चीज क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक ना, अगर ये बहुत कम होगा तो कण बहुत पास पास होंगे, और बहुत पास पास होंगे तो उसमें दृढ़ता आ जाएगी, मजबूती आ जाएगी। इसी कारण जो ठोस होते हैं ये ज्यादातर क्या होंगे? दृढ़ होंगे। दृढ़ को बोलेंगे रिजिड होगा ये चीज। ये क्या होगा? रिजिड होगा, इसमें दृढ़ता पाई जाती है। ठोस में क्या पाई जाती है?
दृढ़ता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसके द्रव्य कण जो होते हैं वो पास पास होते हैं, अंतरा आणविक दूरी बहुत कम होगी। और जब अंतरा आणविक दूरी बहुत कम होगी, ठीक है ना, ये दूरी यहाँ पर कम होगी, दूरी कम होने के कारण इनके मध्य जो का जो फोर्स लगता है बहुत ज्यादा लगता है। याद रख लो, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं अंतरा आणविक बल, यहाँ लिख देता हूं केवल आणविक बल जो होता है वह दूरी के, जो अंतरा आणविक दूरी होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती चलता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये हुआ कि ये कम तो ये ज्यादा, ये ज्यादा तो ये कम, ठीक है ना, एक दूसरे के इनवर्स में चलते हैं, अपोजिट में चलते हैं। तो जब इनके बीच की दूरी कम होती है तो इनके अणुओं के बीच का जो फोर्स लगता है, दूसरे जो बंधे हुए हैं, तो फोर्स क्या होता है? ज्यादा लगता है, ठीक है ना। तो आप ये बताओगे अंतरा आणविक दूरी कम होता है, इसलिए अंतरा आणविक आकर्षण बल ज्यादा होता है। अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। दूरी कम तो फोर्स क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। ये सिंबल हो गया ज्यादा का, ये सिंबल हो गया कम का, ठीक है ना। तो दूरी कम होगी तो बल क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। ये तो हो गया ठोस की प्रॉपर्टी। ये ठोस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए। तो ठोस के बारे में इतनी जानकारी। इसके बाद हम थोड़ा द्रव के बारे में समझ लेते हैं। द्रव क्या होता है? अब देखो, द्रव्य की एक अवस्था होती है द्रव। देखो, द्रव्य है उसकी एक अवस्था है द्रव। तो द्रव का जो आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है, आयतन, वो तो निश्चित होता है। ये क्या रहेगा? निश्चित होता है, ठीक ना। आयतन निश्चित होगा, पर आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है। आकार क्या रहेगा? अनिश्चित रहेगा, ठीक है ना। मतलब इसे अगर हम मान लीजिए गिलास वाले शेप, गिलास में रखते हैं तो गिलास का जो शेप रहेगा उसमें पानी दिखाई देगा आपको, उस शेप में नजर आएगा। कटोरे में रख दोगे, जो शेप कटोरे का होगा उसमें पानी नजर आएगा, उसका आकार ग्रहण कर लेगा। तो जो द्रव होता है उसको हम जिस पात्र में रखते हैं उसी का आकार वो ग्रहण कर लेता है, पर उसका जो आयतन होता है वो निश्चित रहता है। आयतन निश्चित होने का तात्पर्य ये है कि जो द्रव है उसका एक अणु यहाँ है और दूसरा अणु यहाँ है, ठीक है ना। तो चाहे उसको आप गिलास में रखिए, चाहे आप उसको कटोरी में रखिए, तो अणुओं के बीच की दूरी बदलेगी नहीं। जो उनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उतना ही होगा जितना कि उसे आप गिलास में रखने पर पाओगे, उतना ही आप उसे इसमें मतलब कटोरे में रखने पर पाओगे, या उतना ही किसी अन्य पात्र में रखने पर पाओगे। वो चीज बदलेगा नहीं। और जब तक वो दूरी नहीं बदलेगी तब तक वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, वॉल्यूम नहीं बदलेगा। इसलिए इसका आयतन भी निश्चित होगा और आकार क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। ये तो ये हो गया इसकी प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी इसकी, इसमें बहने का गुण पाया जाता है। ये फ्लो करते हैं, बहते हैं, पर इनकी बहने की दिशा होती है ऊपर से नीचे की तरफ, अप टू डाउन, ठीक ना। जो द्रव होते हैं बहते हैं कहां से कहां? ऊपर से नीचे, ठीक है ना। कभी नीचे का पानी ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ऊपर का पानी कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो इसमें बहने का गुण पाया जाता है। वो कहां से दिशा होगी? ऊपर से नीचे की तरफ इसमें बहने का गुण पाया जाता है। एक प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई। ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी। अब देखो, इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा, ठोस के कारण सबसे ज्यादा पास होते हैं, द्रव के से थोड़ा ज्यादा दूर होते हैं। तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, अंतरा आणविक दूरी होती है, ठीक ना। अंतरा आणविक दूरी जो होती है, दूरी, ये ठोस की अपेक्षा क्या होती है? थोड़ा ज्यादा होती है। बताओगे इसमें ठोस की अपेक्षा ज्यादा, ठोस की अपेक्षा ज्यादा होती है। अच्छा, जब दूरी ज्यादा होगी तो बल क्या लगेगा? कम लगेगा, क्योंकि दूरी और बल एक दूसरे के इनवर्सली चलते हैं, विपरीत क्रम में चलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। दूरी ज्यादा होगी इसलिए इनके बीच लगने वाला अंतरा आणविक बल क्या होगा? कम लगेगा, ठीक ना। ये चीज हो गया, ये मैंने आपको बताया। इतनी प्रॉपर्टी आपको इसके बारे में याद रखना, ठीक ना। ये इतनी बेसिक पॉइंट है जो द्रव के बारे में आपको समझना चाहिए। अब अगला जो इसमें पार्ट आएगा वो आएगा गैस, वो होगा गैस। तो जो गैस होता है, गैस जो होता है ये भी एक द्रव्य की एक अवस्था है, एक स्टेट है। तो इस स्टेट का
ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, और ना ही आयतन। दोनों चीजें क्या होती हैं? अनिश्चित होते हैं, इनडेफिनिट होते हैं। आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। दोनों समय के साथ हमेशा बदलते रहते हैं। टेम्परेचर बढ़ गया तो अलग हो गया, इसका अलग मतलब नॉर्मल भी होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उस समय चेंजमेंट आ सकता है, ठीक है ना। तो इसमें ये चीजें होती रहती है, ना तो इसका आकार निश्चित होता है ना ही आयतन। जिस पात्र में इसको रखेंगे उसी पात्र का यह आकार ग्रहण कर लेता है। ये इसकी विशेषता होती है गैस की, ठीक ना। इसमें भी बहने का गुण होता है, ठीक ना। अगर आप इसको किसी पात्र में रख दोगे, अगर पात्र छोटा है उतने में आ सकता है ये चीज, और स्थान अगर ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो पूरे में फैल जाएगा, क्योंकि अणुओं के मध्य की दूरी इनके बहुत ज्यादा होती है। इनके अणु जो होते हैं, अंतराणविक दूरियां जो होती हैं इनके बीच की, वो बहुत ज्यादा होती है। दूरी बहुत ज्यादा होने कारण दरों से भी ज्यादा होती है, दरों से बहुत ज्यादा होती है। तो दूरी जब बहुत ज्यादा होती है तो इनके मध्य जो लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल होता है, जो उनको बांध कर इनके अणुओं को रखता है, वो बहुत कम लगने लगता है, और फ्री होते हैं तो इधर उधर रैंडम मोशन ऐसे करते रहते हैं, ठीक ना। तो ये इधर उधर गत करते रहते हैं, और पूरे स्थान में, पूरे वॉल्यूम में जितना बड़ा पात्र का आयतन होगा उस पूरे आयतन में क्या होते हैं? फैल जाते हैं, ठीक ना। ये तो हो गया गैस की प्रॉपर्टी। गैस का आकार आयतन दोनों निश्चित होता है। इनके अणुओं के मध्य की दूरी जो होती है ठोस की अपेक्षा बहुत ज्यादा, और ठोस और द्रव की अपेक्षा जो होता है ज्यादा होता है, ठीक ना। मतलब सबसे ज्यादा अंतराणविक दूरी जो होती है ठोस में होती है, ठीक ना। और इसी कारण इनके अणुओं के मध्य लगने वाला बल जो होता है सबसे कम होता है, ठीक ना। ये इतनी प्रॉपर्टी आपको गैस के बारे में याद रखनी है। जब इतना चीज आप द्रव्य के बारे में समझ जाओगे, अब इसके बाद आपको बताया जाएगा ऊर्जा, ठीक। थोड़ा ऊर्जा के बारे में समझ लेते हैं। ऊर्जा क्या चीज है? जब आप ऊर्जा को समझोगे तो ऊर्जा किसे कहते हैं पहले उसको समझ लें। ऊर्जा, ठीक ना, इसे बोला जाएगा एनर्जी। इस इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एनर्जी बोलेंगे। एनर्जी होता क्या है? कार्य करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक ना। इसे कहा जाएगा कार्य करने की क्षमता को क्या बोलेंगे? ऊर्जा कहेंगे, ठीक ना। आप यही ऊर्जा की परिभाषा बताओगे। किसी वस्तु के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर कार्य करने की जो क्षमता है, टेंडेंसी टू डू वर्क, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। किसी वस्तु के अंदर जो टेंडेंसी है कार्य करने की, जो उसकी क्षमता है, वही उसकी ऊर्जा की माप होगी। तो ऊर्जा का माप अगर आपको करना होगा तो हम क्या निकालेंगे? वर्क निकालेंगे। उसी वर्क के बेसिस पर उसके एनर्जी कितना है उसका मेजरमेंट किया जाएगा, है ना। तो किसी वस्तु के अंदर कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसी क्षमता का नाम क्या होता है? ऊर्जा होता है। ऊर्जा का आकलन करने के लिए हमें कार्य का आकलन करना पड़ता है। हम कार्य का आकलन कर लेंगे, उसी की बेसिस पर हम ऊर्जा का आकलन कर लेंगे। कितनी कैलोरी उसके पास ऊर्जा है। जो ऊर्जा है एक राशि है, एक भौतिक राशि है। आगे आपको मैं बताऊंगा भौतिक राशि। और इस भौतिक राशि का जो मात्रक होता है, हर एक भौतिक राशि का एक निश्चित मात्रक होता है, और उसका जो मात्रक होता है वो होता है जूल। क्या इसका मात्रक होगा? जूल होगा। या फिर इसके लिए एक मात्रक और प्रयोग किया जाएगा, किलो कैलोरी। हाँ, किलो कैलोरी। या फिर एक मात्रक और प्रयोग होगा, केवल कैलोरी ही प्रयोग होगा, ठीक ना। ये तीनों चीजें जो यहाँ पर लिखे गए हैं, जूल लिखे गए हैं, किलो कैलोरी लिखे गए हैं, कैलोरी लिखे गए हैं, ये तीनों क्या होंगे? ऊर्जा के मात्रक होंगे, है ना। ऊर्जा के मात्रक होंगे और कार्य के मात्रक, दोनों के मात्रक के बनेंगे, ठीक ना। तो ये तीनों मात्रक जो यहाँ पर लिखे गए हैं ये ऊर्जा के मात्रक हो गए हैं। आप इनको याद रखिएगा। किसी भी प्रकार की ऊर्जा होगी, चाहे वो रासायनिक ऊर्जा होगी, चाहे वो वैद्युत ऊर्जा होगी, चाहे वो यांत्रिक ऊर्जा होगी, ठीक, चाहे वो उसमें ऊर्जा होगी, हर एक प्रकार की ऊर्जा का आकलन हम जूल या फिर किलो कैलोरी या फिर कैलोरी के पदों में करेंगे, है ना। कैलोरी जो होता है वो जूल से बड़ा मात्रक होता है। इसको आप लोग याद रख लेना, इस पहलू को। एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। 4.18 जूल होता है, या ये लगभग बराबर 4.2 जूल के होता है। एक कैलोरी बराबर इतना होता है।
तो एक कैलोरी का एक भाग जितना होता है उतना जूल वाले के 4.2 कम से कम चाहिए, तब जो होंगे इसके लगभग बराबर ये पड़ते हैं। ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, इतना आप लोग पढ़िए, अच्छी तरह समझिए। तो अगले वीडियो में आपको भौतिक विज्ञान के बारे में और बात बताऊंगा। भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हाँ इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के फ्यूसिस से हुआ है, जिसका मतलब नेचुरल साइंस होता है, वो सब चीजें बताऊंगा। और आपको मापन बताया जाएगा, मेजरमेंट क्या होता है। आप लोग को जो ये आज बताया गया इसको आज आप अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए। वीडियो एक बार 2 बार देख लीजिए अच्छी तरह से, नोट्स जो लिखवाएगा उसको आप पढ़ते रहिए। आप मेरे नाम से चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक ना। आदित्य अग्रहर लिखा गया होगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और आज से आपको इस पर फिजिक्स का वीडियो मिल रहा है, ठीक ना। आगे के टाइम पर आपको इस पर मैथ भी दिया जाएगा। अभी आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैथ का कल से आपको वीडियो ज्ञान प्रकाश कर देंगे और उसके बाद मैं भी इस पर आपको वीडियो दूंगा, ठीक ना। तो अभी मैं फिजिक्स आपको दे रहा हूँ, तो अभी आप इस पर फिजिक्स पढ़िए और आगे की चीजें आपको मिलते रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आदित्य अग्रहर के नाम से चैनल होगा। आप जब इस चैनल पर यूट्यूब में सर्च करोगे इस चीज को, तो आप वहां पर देखोगे मेरा नीचे फोटो लगा होगा। आप उस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब होगा, तो सब्सक्राइब के ऑप्शन पर क्लिक कर देना और वहां से चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब। वहां पर एक बेल आइकन बना होगा, घंटी बनी होगी, उसको आप प्रेस कर देना। तो वहां पर क्या होगा, जब मैं भी कोई वीडियो आपकी क्लास का लोड करूंगा यूट्यूब पर, तो उसका नोटिफिकेशन जानकारी आपको मिल जाएगी और आप उससे पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलता हूँ और आगे चीजें आपको बताऊँ।